नमस्कार मित्रों, आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल पार्ट 1 पढ़ा था, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें कुछ देखिए, सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। यहाँ हम सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में जानेंगे। ये किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ध्यान देना, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगा तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाती है। तो फिर विषम संख्या क्या है? अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 अगर होगा तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। अगर यहाँ और आगे इसको बढ़ाएं तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अभी हमने कहा है अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वह सम संख्या कहलाएगी, और इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वह विषम संख्या कहलाती है। तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 152, बताइए इसका इकाई अंक कितना है? 2, तो ये संख्या क्या है? ये सम संख्या है। 406, इकाई अंक कितना है? 6, देखो यहाँ पर, तो ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। 100, इकाई अंक कितना है? देखो 0, तो ये सब क्या है? सम संख्या। जिनका इकाई अंक इनमें से कोई भी होगा तो वह सम संख्या कहलाती है, और यदि इनमें से कोई होगा 1, 3, 5, 7, 9 में से तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 197, देखिए इकाई अंक 7 है तो सम विषम संख्या है। 549, देखो इकाई अंक कितना? 9 है, तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। और यहाँ एक ये है, अगर सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, और विषम संख्या तो 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें एक ये भी होता है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए तो वह सम संख्या कहलाएगी, अगर 2 का भाग नहीं जाएगा तो वह विषम संख्या कहलाती है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, किसी भी संख्या में 2 का भाग पूरी बार जाए तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। और यदि 2 का भाग पूरी बार नहीं जाए तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। आपको तो ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ये देख लेना, अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो सम संख्या कहलाएगी, और यदि 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वह विषम संख्या कहलाएगी।
ऐसे भी देख सकते हैं, अगर उस संख्या में 2 का भाग अगर जा रहा है तो वो सम संख्या हो जाएगी, 2 का भाग अगर नहीं जाएगा तो विषम संख्या हो जाएगी। यहाँ एक पॉइंट हम लिख लेंगे, सम संख्या में 2 का भाग देने पर शेषफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। सम संख्या में 2 का भाग देने पर शेषफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, विषम संख्या में 2 का भाग देने पर शेषफल हमेशा 1, शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो ये है सम और विषम संख्याएं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने कल परिमेय संख्याएं पढ़ ली थी, प्राकृत संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सब पढ़ लिया। अब अपरिमेय संख्याएं पढ़ना हमें बाकी है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ध्यान देना, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती है जिनका प्रसार कभी भी रुकेगा नहीं, वो लगातार चलता रहेगा और हर बार अलग अलग मान आएगा, कुछ ना कुछ अलग अलग मान आता रहेगा। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। अगर इनको समझना चाहे तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं होती है, तो यहाँ हम लिखेंगे अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल लेने पर हमें अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। समझिए, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल लेने पर हमें अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। तो अपरिमेय संख्याएं जब प्राप्त होती है, तो आप देखिए उसने बोला अभाज्य संख्याओं, तो अभाज्य संख्याएं में लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 और आगे तक अभाज्य संख्या आपको पढ़ा रखी है, लास्ट वाले वीडियो में आप देख लेना, जो लास्ट क्लास थी इसके पहले वाली। देखो, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या तो लिख ली। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल लेने पर, मतलब इन संख्याओं का हमें क्या लेना, इन संख्याओं का हमें वर्गमूल लेंगे। जैसे हमने इन संख्याओं का वर्गमूल लिया तो ये कौन सी संख्याएं हैं? ये संख्याएं हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। और एक संख्या यहाँ पर देखो, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि पाई का मान तो 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। तो फिर हमने तो कल बताया था कि जो बटे वाली संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो 22/7 देखो पाई, तो 22/7 बटे वाली संख्या है, ये तो परिमेय संख्या है। तो फिर पाई एक परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन हमने ये क्या लिखा है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि जो पाई का जो मान है वो 22/7 नहीं है। पाई का
सही मान 22/7 नहीं है। पाई का मान 22/7 नहीं है, तो फिर 22/7 क्या है? 22/7 इसका लगभग मान है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये पाई का एक लगभग मान है कि इतना मान हम मान के कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए पाई का सही मान 22/7 नहीं है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का प्रसार या फिर दशमलव प्रसार। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। प्रसार क्या होता है देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम परिमेय संख्याओं का प्रसार, और इधर पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का प्रसार। देखिए, परिमेय संख्याओं का प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का प्रसार। अब प्रसार क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिखा 3/2, तो ये क्या करेंगे, 3 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। 2 एक कम 2, 1 बचेगा, यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ आ जाएगा 0। 2 पंजा 10, कितना शेषफल? 0 शेषफल, क्योंकि भाग रुक चुका है। तो देखो, तो फिर ये क्या है? ये है प्रसार। परिमेय संख्याओं का प्रसार। देखो 3/2 परिमेय संख्या है, इसका प्रसार कितना है? इसका प्रसार 1.5 है। आप साथ के साथ इनको नोट भी करते जाना। और दूसरा प्रसार देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिख लो, हमने यहाँ लिख लिया 21, भाग देंगे हम यहाँ 4 का। देखो ये हो जाएगा 4 पंजा 20, 1 बचेगा, यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ आएगा 0। 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ 0 और 4 पंजा 20। तो इसका प्रसार क्या है? 5.25। ये होता है प्रसार। जो परिमेय संख्याओं का प्रसार होता है वो 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्याओं का प्रसार 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। देखिए, परिमेय संख्याओं का प्रसार 2 प्रकार का होगा। एक होगा शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ 3/5, इनको हम यहाँ चेक कर रहे हैं। देखिए 3 में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। तो देखिए 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा तो ये 0, तो यहाँ आएगा पॉइंट और यहाँ आएगा 0। 5 है 30, तो इसका प्रसार कितना है? 0.6। दूसरा लिखते हैं 7/3।
2। इसका प्रसार क्या होगा, 7 में किसका भाग देंगे, 2 का। तो देखिए 2 तिया 6, 1 बचेगा, ये पॉइंट और ये 0, 2 पंजा 10। तो इसका प्रसार है 3.5। अगला है 3/8। तो 3 में किसका भाग देंगे, 8 का। देखो 8 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो ये 0, यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ आएगा 0। अब ये पॉइंट कैसे लगा रहे हैं, 0 कैसे लगा रहे हैं, अभी आपको सिखाएंगे भाग देना कि भाग कैसे दिया जाता है। फिलहाल आप देख लीजिए, 8 तिया 24, 6 बचेगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 8 पंज 40, 8 छंग 48, 8 टू 7 56, कितना बचा, 4 बचेगा, यहाँ 0 लगाएंगे और ये 8 पंजा 40। देखो तो 3/8 का प्रसार कितना है, 0.375, 375, ये इसका दशमलव प्रसार है। तो अब हमें यह ध्यान देना है कि जो प्रसार देखो शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए जब हमने 5 का भाग 3 में दिया तो 0.6, क्योंकि भाग रुक गया, तो ये क्या है, प्रसार शांत है। इन सब में हमने भाग दिया तो भाग कहीं ना कहीं जाकर रुक चुका है, मतलब ये शांत हो चुका है, तो इसका प्रसार कौन सा है, शांत प्रसार है। फिर अशांत आवर्ती प्रसार क्या है, देखिए 3/7। तो समझिए 3 में किसका भाग देंगे, 3 में भाग देंगे 7 का। देखिए 7 का भाग इसमें नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाता है तो 0 लगाना है, भाग नहीं जाता है तो 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट और यहाँ 0। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 2 बचेगा, ये 0, 7 दूनी 14, कितना बच रहा है, 4 बचेगा, फिर 0, 7 पंजा 35, फिर देखो 5 बचेगा, फिर ये 0 लगाएंगे, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा। देखो भाग अभी तक जा रहा है, फिर यहाँ 0, 7 एकम 7, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। सॉरी, यहाँ से देखिए फिर से, 7 पंजा 35, 5 बचेगा और ये 0, 7 सत्ते 49, कितना बचा, 1 बचा, ये, फिर 7 एकम 7, कितना बचेगा, 3, यहाँ फिर 0 लगाएंगे, देखो 30 आ चुका है, ये 30, मतलब इसका मतलब क्या, भाग फिर से ऐसा कैसे जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 30 वापस यहाँ आ चुका है तो ये संख्या फिर से आएगी, ये संख्या आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, फिर आएगी, ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4257 ये आया, फिर से आएगा 42571, 42571, ये बार बार आता रहेगा। देखो ये आगे तक चलता रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 0 पॉइंट, ये बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब हम इनको लिख सकते हैं कि 42571, ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। ये किसका चिन्ह है, ये है बार का चिन्ह, बार, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। तो ये क्या है, 42,541 बार, 571 बार, ये बार बार आ रहा है। तो यहाँ देखिए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, देखो जब हमने यहाँ भाग दिया, क्या ये भाग रुक रहा है, क्या ये तो लगातार जा रहा है, तो शांत ही नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा, तो देखो अशांत है कि नहीं, अशांत है। और आवर्ती का मतलब आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो देखिए बार बार आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, छः बटे कोई भी ले लेते हैं हम, 6 बटे में 11 ले लो। तो यहाँ भाग हम देख लेते हैं। देखो
छः में किसका भाग देंगे, 11 का भाग देंगे। तो 11 में तो भाग जा ही नहीं रहा, 11 में क्या, 6 में भाग नहीं जा रहा, जब भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, 0, यहाँ आएगा पॉइंट और यहाँ आएगा 0। देखो 11 5 55, कितना बचा है, 5 बचेगा, ये 0, फिर 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 से 33, 11 चौक 44, कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। यहाँ क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे यहाँ, फिर 11 5 55, कितना बचेगा, 5, फिर 0, फिर 11 चौक, सॉरी गलत कर दिया है, इसको दोबारा देखो, 6 में भाग देंगे 11 का, 6 में भाग नहीं जाएगा तो ये 0 है ना, ये पॉइंट और ये 0, 11 5 55, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, तो ये 0, फिर 11 चौक 44, कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर 0, 11 5 55, कितना बचेगा यहाँ, 5 बचेगा, फिर ये 0, 11 चौक 44, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ऐसे लगातार जाए, देखो ये भाग कभी भी रुकेगा नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या है, 54 54, ये लगातार ऐसे आता जाएगा। तो हम ये इसको लिखेंगे 0.545454, ये लगातार जा रहा है। तो अब देखिए ये 5 4 5 4 5 4, ये बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। तो देखो अशांत, क्योंकि शांत हो ही नहीं रहा, ये रुक ही नहीं रहा, ये तो अशांत है। और आवर्ती का मतलब क्या, देखो आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ये बार बार आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.54, देखो ये बार बार आ रहा है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है 6/11 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.54 हो जाएगा। तो फिर अपरिमेय संख्याओं का प्रसार क्या है, चलिए अपरिमेय संख्याओं का प्रसार हम पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्याओं का प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का जो प्रसार होता है वो होता है अशांत और अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती, अशांत का मतलब वो कभी रुकेगा नहीं, शांत नहीं होगा, अशांत मीन्स लगातार वो चलता रहेगा। और अनावर्ती का मतलब ये है कि हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग संख्याएं आएगी। और आवर्ती का मतलब, तो देखो आवर्ती का मतलब जैसे हमारा आया था 0.545454, तो देखो ये 5 4 की आवर्ती हो रही है, बार बार आ रहा है, तो ये तो आवर्ती है। तो फिर अनावर्ती का मतलब क्या, वो अलग अलग होगा। देखिए एग्जाम्पल कि अशांत और आवर्ती, जैसे कोई भी संख्या में लिख लेते हैं 0.12403116, देखो ये हर बार कोई न कोई अलग अलग संख्याएं आ रही है। अब हमें नहीं पता इसके बाद क्या आने वाला है, तो देखो एक तो अशांत है, और अनावर्ती का मतलब हमें नहीं पता इसके बाद क्या आने वाला है। तो फिर आवर्ती में देखिए, आवर्ती में क्या था, यहाँ हमने लिखा है कि 0.545454, तो हमें पता है कि 5 4 5 4 चल रहा है, तो यहाँ पर फिर से 5 4 आएगा, यहाँ फिर से 5 4, मतलब ये चलता है, ये हर बार यही आएगा, हमें पता था। तो फिर ये क्या है, आवर्ती है। अब अनावर्ती में देखिए, इसके बाद हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल 1.3201600035, देखो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, अशांत, देखो अशांत है और अनावर्ती भी है। तो अपरिमेय संख्याओं का प्रसार क्या होगा, अशांत और अनावर्ती होगा। जैसे √2 का मान कितना होगा, 1.414, देखो आगे, अब हमें नहीं पता आगे क्या आने वाला है, जो भी आएगा अलग अलग आएगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। √3 1.732, हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग मान आएगा, क्योंकि इनका प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है।
अंकीय मान और स्थानीय मान। देखिए किसी भी संख्या का अंकीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं 4226, कुछ भी लिख दो। अंकीय मान हमें ज्ञात करना है, जैसे यहाँ लिखेंगे में 4 का अंकीय मान। में 4 का अंकीय मान कितना है? हल 4 का अंकीय मान 4 होगा। देखो अंकीय मान 4 का अंकीय मान कितना होगा? 4 होगा। उसने बोला तो 2 का अंकीय मान कितना होगा? 2 का अंकीय मान 2 होगा। 3 का अंकीय मान 3 होगा। 6 का अंकीय मान 6 होगा। तो अंकीय मान में तो जिस अंकी पूछेगा वही अंकीय मान होता है। तो फिर स्थानीय मान में क्या होगा? सवाल हम यही ले लेते हैं 4236 में 4 का स्थानीय मान। देखिए यहाँ था अंकीय मान और यहाँ था स्थानीय मान। किसका स्थानीय मान? 4 का स्थानीय मान। तो यहाँ हल उत्तर क्या हो जाएगा? देखो 4 का स्थानीय मान हम लिख रहे हैं तो 4 कहाँ है इसमें? देखो 4, ये 4 है। तो 4 के बाद में कितना अंक है? 1 2 3 अंक है तो 3 0 लगा देंगे। तो 4 का स्थानीय मान कितना है? 4000 है। उसके जितना अंक बचेगा उतना 0 लगाना है। अगर आपसे बोला जाए कि 2 का स्थानीय मान कितना है तो ये 2 और 2 का स्थानीय मान 2 के बाद कितना अंक है? 2 अंक है तो ये 2 का स्थानीय मान हो जाएगा। और बात करें अंकीय मान तो 2 का अंकीय मान कितना? 2 ही है। और 2 का स्थानीय मान में जितना अंक होता है उतनी 0 हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखना, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इस कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं 305 4 ले लो, ये लो 7 ले लीजिए। 7 का अंकीय मान, 7 का स्थानीय मान। देखिए 7 का अंकीय मान कितना? वही, और 7 का स्थानीय मान भी वही, क्योंकि 7 के बाद एक ही भी अंक नहीं है। अगर अंक होता तो स्थानीय मान में हम 0 लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी भी संख्या के इकाई अंक का अंकीय मान तथा स्थानीय मान वही इकाई अंक होता है। देखो किसी भी संख्या के इकाई अंक का अंकीय मान तथा स्थानीय मान वही इकाई अंक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो किसी भी संख्या का इकाई अंक, ये इकाई अंक है तो इसका देखो अंकीय मान भी वही है और स्थानीय मान भी वही है। नेक्स्ट लिखिए इसमें शून्य का अंकीय मान तथा स्थानीय मान शून्य ही होता है। कैसे? देखो शून्य का अंकीय मान तथा स्थानीय मान हमेशा क्या होगा? शून्य ही होगा। 2 0 5 7 ये लगेंगे। 0 का अंकीय मान, 0 का स्थानीय मान। देखिए अंकीय मान में तो वो अंक ही आएगा। देखो 0 तो 0 अंक आ जाएगा और 0 का स्थानीय मान देखो 0 है तो 0 का स्थानीय कितना अंक है? 2 अंक है तो 2 0 और लगा देंगे। बात तो वही है, ये 0 ही तो है
तो जीरो का अंकीय मान और स्थानीय मान हमेशा जीरो ही होता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर या इसको संपूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, इसके अलग अलग अर्थ है। संपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, और ठीक है, उत्तम संख्या भी इसे हम कह सकते हैं। परफेक्ट नंबर वह संख्या होती है जिसमें उसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का क्या हो, दोगुना हो। परफेक्ट संख्या वह संख्या होती है उसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो। परफेक्ट नंबर वह संख्या होती है जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 6 लेंगे तो हम गुणनखंड कैसे गुणनखंडों, जैसे गुणनखंड है तो गुणनखंड का उस संख्या में पूरी बार भाग जाता है। तो यहाँ 6 से हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए, 6 में किसका भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भी जाएगा, 6 में 3 का भी जाएगा, और 6 में 6 का भी जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हमने तो लिखा, इसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से क्या होना चाहिए, दोगुना होना। अगर उनका योग दोगुना हो जाएगा तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, परफेक्ट संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो इनको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12। तो देखिए 6 के सभी गुणनखंडों का योग 12 है। तो देखो योग दुगना है ना, 6 का दुगना 12, तो इसका मतलब क्या है, 6 एक परफेक्ट संख्या है। चले इसके बाद देखते हैं 14 है या नहीं है। देखो 14 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का तो जाएगा ही नहीं, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का जाएगा और 14 का जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हैं। तो इसके गुणनखंड है तो गुणनखंडों का योग करो, अगर दुगना होता है तो ये एक परफेक्ट नंबर या परफेक्ट संख्या हो जाएगी, और दुगना नहीं होगा या कम होगा या ज़्यादा होगा तो वो परफेक्ट संख्या नहीं कहलाएगी। तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 7 कितना होता है, 3 और 7 10, 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 7 2 9 और 1 10, 10 10 20 24। देखो क्या ये 14 का दुगना है क्या, नहीं है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 28, देखो 28 में 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का तो नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा, 14 का भाग जाएगा, और खुद 28 का भी भाग जाएगा। तो देखिए ये 28 के गुणनखंड पता करते हैं कि परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो गुणनखंडों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28, 28 और 28 56। देखिए 28 का दोगुना है, इसका मतलब क्या है कि 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। इस तरह आप और भी परफेक्ट नंबर आप निकाल सकते हो कि कौन सा परफेक्ट नंबर है और कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है। पूर्ण वर्ग
संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ये हम करेंगे, हमने 1 × 1 किया, देखो 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 6 × 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, पचम 25, छकनक 36। तो ये सभी क्या है, परफेक्ट नंबर है। 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सभी क्या है, परफेक्ट नंबर है। 6 के बाद देखो 7 सत्ते, ये 7 सत्ते 49, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 नाम 81, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये तो सिर्फ छोटी छोटी संख्याएं हैं, फिर बड़ी बड़ी संख्याएं अगर आएगी तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनको करेंगे। अभी तक इतना है, ये सिर्फ अभी बेसिक पढ़ रहे हैं इनका। ये क्वेश्चन किस तरह के आते हैं आपको बताएंगे ना। अब हम पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। अभाज्य संख्या आपको बता रहा कि अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि वह संख्या जिसके केवल और केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। मेरी पिछली वाली वीडियो में आप देखना। अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर यूँ कहे कि उस संख्या में किसी का भी भाग नहीं जाए तो वो सब क्या है, एक अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जैसे अभाज्य संख्या देखिए 2, 3, 5, 7, इस तरह ये अभाज्य संख्याएं होती है। अब हमें यह देखना है कि कितनी अभाज्य संख्या। अगर यहाँ हम देखें तो 2 क्या है, 2 सबसे छोटी व सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी व सम अभाज्य संख्या है। अब हम यह देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 41, 31 से 40 और 41 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ये हम देखेंगे। अब इसमें एक यही है, यह देखा कि 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, इनके बीच में कितनी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें एक ही टेक्निक है, 4, 4, 2, 2 और 3, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 15। तो देखो 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है, 11 से 20 4 अभाज्य संख्या है, 21 से 30 2 अभाज्य संख्या है, 31 से 40 2 अभाज्य संख्या है, 41 से 50 3 अभाज्य संख्याएं। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल कितनी होती है, 15। 4 और 4 8, 2 10, 2 12 और 3 15। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 15 अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ लिखेंगे 1 से 50 के मध्य 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 के मध्य 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 50 से 100 के 50 से 100 के मध्य 50 से 100 के मध्य 10 अभाज्य संख्या होती है। और अगर हम यहाँ देखिए 1 से 50 के मध्य कितनी है, 15 अभाज्य संख्या है।
और 50 से 100 के मध्य कितनी है 10। तो देखिए यह 1 से 50 के मध्य 15 है और 50 या फिर 51, बात एक ही है, से 100 के मध्य कितनी संख्या है 10 है। तो फिर कुल संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 100 तक के मध्य में अभाज्य संख्याएं कितनी होगी 25 होगी। 1 से 100 के मध्य में जो अभाज्य संख्या होगी वो 25 होगी। आज के लिए इतना ही है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।